गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके बारे में अध्ययन किया था। इस बार अपन इसका जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण बेसिकली था क्या। चूँकि आधुनिक दृष्टिकोण है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। अब इसके शुरू होने से परंपरावाद से आधुनिक की ओर राजनीति विज्ञान है वो किस तरह से आया उसके बारे में अपन पैसे आपको बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान कर लेते हैं ताकि इसके बारे में जानने में अध्ययन हो। क्योंकि विज्ञान और तकनीकी का आविष्कार हुआ जिससे औद्योगिक क्रांति आई। क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि विषयों का पढ़ना ज़रूरी है। इतिहास है वो राजनीति विज्ञान के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि आज की जो राजनीति है वो कल का इतिहास बन जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में इसका हल्का सा अपन इतिहास जान लेते हैं कि क्या है। कि जैसे विज्ञान और तकनीक का आविष्कार हुआ तो उससे औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति का जो सबसे बड़ा रोल था कि इसने दो वर्ग तो पहले से थे, अमीर गरीब या शासक या शोषित, लेकिन इसने तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो अपनी राजनीति में भूमिका भी उजागर करना चाहता था। और एक नया आंदोलन छाया जिसकी पराकाष्ठा है वो प्रतिनिधि शासन या लोकतंत्र की स्थापना के रूप में भी। अब निरंकुश जो राजतंत्र था उसकी जगह पर लोकतंत्र आ गया। और इन लोकतंत्र के दौरान इन दिनों जो पूंजीवाद का एक घिनौना रूप था वो भी सामने आया, क्योंकि पूंजीवाद है उन्होंने राज्य के जो कार्य क्षेत्र है उसको घटा दिया गया और इसकी जो जगह नए किस्म का एक समाजवादी पूंजीवाद के विरोध में एक समाजवादी शासन व्यवस्था भी आ गई। अगस्ट कामटे जैसे जो लोग थे उन्होंने निश्चयवाद को एक नई दिशा दिखाई और राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत शास्त्रियों को एक सुझाव दिया कि हमें वैज्ञानिक अर्थों में हम इसके राजनीति का अध्ययन करें। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि अब आदर्श अध्ययनों की जगह जो व्यावहारिकता थी, जो यथार्थपूर्वक विश्लेषण था, उसको शुरू किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक आते आते परंपरागत राजनीति विज्ञान की सारी चीज़ों को छोड़कर एक नई दृष्टि अपना ली राजनीति विज्ञान में। और इस नई दृष्टि के अनुसार हम समाज और जो सामाजिक समूह है उनको एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये जो नई दृष्टि थी इनके पीछे में वास्तविकता और यथार्थ की खोज को प्रोत्साहित किया गया। यानी वह सच्चाई क्या होना चाहिए नहीं बल्कि क्या है इस पर ध्यान दिया गया। और जिन राजनीति विज्ञानों ने इस दिशा में पहल की उनमें बेजोहट, विलियम वुडसन, लॉर्ड ब्राइस जैसे लोग हैं उनका नाम आता है। क्योंकि बेजोहट की जो एक किताब है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन वो संस्थागत और विधिवादी दृष्टिकोण के खिलाफ एक चुनौती है। संस्थागत और विधिवादी दृष्टिकोण के अनुसार माना जाता था कि ये क्योंकि संस्थागत जो प्राचीन दृष्टिकोण था वो क्या मानता, इंग्लैंड में राजा, कॉमन्स और लॉर्ड्स के बीच में सर्वोच्च सत्ता के रूप में विभाजित है। बेजोट ने कहा कि ये सिर्फ कोरा अध्ययन है और इस बात पर बल दिया कि संविधान के जीवित यथार्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार से बेजोट ने अपनी उसी प्रकार अमेरिका में जो वुड्रो विल्सन की जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट नामक करती थी उसमें भी उन्होंने इस जो पुरानी परंपराएं थी उनको नकार दिया गया। और फिर इसके बाद में जेम्स ब्राइस थे तो उनकी अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम की किताब आई तो उनमें भी इन्होंने मतलब जो पुरानी परंपराएं थी उनको छोड़ दिया गया और जो परंपरा का ढांचा था उसको छोड़ दिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और जो अन्य पश्चिमी जगत था उसमें राजनीति विज्ञान की जो समग्र धारणाएं थी उसमें परिवर्तन आ गया। जैसे मेरियम की किताब थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें यह संकेत कर दिया गया कि राजनीति विज्ञान को एक नया मार्ग है वो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान वैसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है जो इसकी मूल प्रकृति है उसको संशोधित कर देंगे। आधुनिक जो मतलब दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में विशेषतः जो योगदान रहा था वो अमेरिकी जो राजनीति विज्ञानी है उनका रहा था। क्योंकि बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञानियों ने राजनीति विज्ञान और मानव जीवन की प्रगति से प्रेरणा लेते हुए महसूस किया था कि मनुष्य के बारे में अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है, इसलिए विशेषकर मनोविज्ञान जैसे विषय तैयार किए गए थे। तो इस प्रकार जैसे 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके साथ ही जो पढ़ने का तरीका था और जो शोध का तरीका था वो पूर्णतः बदल दिया गया। और इसका जो बेसिकली ये जो नया जो एक नई पीढ़ी की आई उसमें तथ्यों पर बल दिया गया और जिसमें ये बेंटले, बिरेड और लावेल जैसे विचारकों ने आदर्शवाद की आलोचना की और अधिकाधिक सांख्यिकी तकनीकों पर बल दिया गया। तो ये अगर अपन इस प्रकार से देखते हैं तो धीरे धीरे क्योंकि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था या परंपरागत जो तकनीकें थी वो धीरे धीरे अप्रासंगिक होती गई और नया एक राजनीति विज्ञान आया जिसको राजनीति विज्ञान को देखने का एक नया नज़रिया आया। समय के साथ जो परिवर्तन आया था उस परिवर्तन में राजनीति विज्ञान वही था लेकिन उसको देखने का एक नया नज़रिया स्थापित किया गया।
और उसी नज़रिए को आधुनिक दृष्टिकोण नाम दिया गया। और इसी दृष्टिकोण को अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को अधिक विवेक सम्मत और अधिक वैज्ञानिक बनाने का बीड़ा उठाया। बस जो ये शिकागो यूनिवर्सिटी थी उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, शिकागो यूनिवर्सिटी ने, यानी राजनीति को विज्ञान बनाने में, यूँ कह सकते हो आप। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति वैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किकता, अनुभववाद, तथ्यात्मक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय पद्धतियों का विकास हुआ। यानी कुल मिलाकर के अपन आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो अंतः विषय हो गया। राजनीति विज्ञान सिर्फ राजनीति का अध्ययन नहीं रहा, कहने का मतलब अब इसमें सारे, यानी जिन जिन विषयों से राजनीति को मदद मिल सकती थी उन समस्त विषयों को लाया गया। और जैसे ये समस्त विषय राजनीति विज्ञान के इसके निकट आए या राजनीति विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाने लगा तो राजनीति में अपने आप तार्किकता, अनुभव, तथ्य, व्यवहार और समाजशास्त्रीय पद्धतियों का भी प्रयोग होने लगा। अब ये इस प्रकार से जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषाएं वह पूर्णतः बदल गई थी, क्योंकि इनकी जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से थी जैसे कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। कैटलिन और जूनवेल, ये दो लोग थे, बर्ट्रैंड डी जुविनेल और कैटलिन, इन्होंने कहा था क्योंकि आधुनिक जो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या मानता है, ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन इस तरह से कि भिन्न भिन्न मनुष्य है वो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों करते हैं, इस चीज़ का अध्ययन किया जाए। उनके राजनीतिक क्रियाकलाप है वो किन घटनाओं से प्रभावित होते हैं, एक आदमी वो किस तरीके से वोट करता है या किस तरीके से वो अपनी शासन में अपनी भागीदारी प्ले करता है, उसको भागीदारी करते वक्त तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार है वो क्यों बदलता है। तो इन समस्त मनुष्य के राजनीतिक जीवन का और इसी राजनीतिक जीवन के आधार पर उसका जो सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो जीवन के पक्ष है उन सब का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार ये जो नया राजनीति विज्ञान है, आधुनिक दृष्टिकोण है, वो राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। जहाँ पर वो संस्थागत अध्ययन की बात करते हैं वहीं पर जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो ये मानते हैं कि ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। सेकंड जो विशेषताएं को जो अपन अगर देखें परिभाषाओं के संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का अध्ययन है या शक्ति का विज्ञान है। इनको मानने वाले कौन है, मेरियम है, लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर और मॉर्गेनथाउ। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो शक्ति को है, क्योंकि आधुनिक जो राजनीतिक विचारक है वो शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। उनके अनुसार ये शक्ति एक ऐसी बुनियादी मतलब अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के सारे घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है, क्योंकि सारे के सारे जो सिद्धांत है यानी शक्ति का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण राजनीति विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं में शक्ति का वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी बेसिकली कि किस तरह से शक्ति का वितरण है, क्यों सत्ता का संघर्ष होता है, क्यों सत्ताधारी शक्ति का प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग वितरण किस प्रकार, शक्ति किसको कितनी बांटी जाए, उसका प्रयोग कैसा करता है और प्रयोग करने वाला प्रभावित कितना करता है। ये समस्त जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी शक्ति का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। तीसरा राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ईस्टर्न और आमंड जैसे लोग जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो कंप्लीट खुद एक व्यवस्था ही है, व्यवस्था के अनुसार ये अध्ययन किया जाता है, तो वो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा है वो राज्य सरकार और संविधान की अवधारणा से बड़ी है। क्योंकि राज्य सरकार और संविधान तो एक सीमित मात्रा में, लेकिन एक सीमित जो कंप्लीट सिस्टम है वो इन सब से बड़ा है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की अनौपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी क्योंकि एक सिस्टम होता है उसमें समस्त तत्व आते हैं संविधान के दायरे में रहकर और उससे बाहर, यानी हर उस एक घटना या हर एक उस चीज़ का अध्ययन करना जो वर्तमान राजनीति को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो एक अपन यूँ कह सकते हैं कि ये राजनीतिक विज्ञान या एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। क्योंकि आमंड और पावेल जैसे लोग वो क्या मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केवल अपन ये जो सरकारी एजेंसी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन्हीं का अध्ययन नहीं है, बल्कि वे समस्त जिसमें रक्त समूह है, जाति समूह है, जो दंगे, उपद्रव, इनका अस्तित्व, दल,
जो दबाव, गुट है, संचार के साधन है, सारे तत्वों को शामिल करके एक कंप्लीट व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, न कि एक तत्व का। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण राजनीति विज्ञान है वो एक व्यवस्था का अध्ययन है। और जहाँ जहाँ पर मतलब इसके व्यवस्था, जहाँ मतलब राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस प्रकार राजनीति के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। फिर राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो एक निर्णय, यानी कोई भी निर्णय है वो ये तो मान के चलो कि कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो वो शून्य में नहीं लिया जाता, उसके आगे पीछे की सारी घटनाएं है वो उसको प्रभावित करती है। वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन है, और सरकार का मुख्य काम क्या है? निर्णय निर्माण करना। राजनीति विज्ञान को निर्णय का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रशासन में निर्णय कैसे लिया जाता है और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, तो इस प्रकार एक अलग अलग जो एक हर्बर्ट साइमन जैसे लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो डिसीजन टू पावर टू मेकिंग डिसीजन, या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का जो एक अध्ययन है, यानी किस तरह से कोई डिसीजन है वो क्यों लिया जाता है, कोई डिसीजन को टाल दिया जाता है, इन समस्त चीज़ों को लेकर के और इसका अध्ययन करना वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों, आधुनिक अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो किस प्रकार की है? जैसे पहली, क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो अनुभव आश्रित है, वैज्ञानिक है, व्यवहारवादी है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञानों के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी जो विचारक है उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध है वो तथ्य और यथार्थ से ही होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन और परीक्षण किया जाता है, इसलिए उन पर बना सिद्धांत वो वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जा सकता है। जैसे पहला है समाज वैज्ञानिक उपागम, मैकाइवर, ईस्टन और रामंड। क्योंकि हर एक क्षेत्र में हर एक मतलब वैचारिक तो उन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान की सार्थकता का एहसास भी किया है, और जो मैकाइवर, ईस्टन और रामंड ने यह बताया भी है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपूर्वक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तो अध्ययन पद्धतियाँ समाज वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ये इसके समर्थक है। वो ये मानते हैं भी मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और सैद्धांतिक नियमों का अध्ययन और उसकी व्याख्या को लागू करने का प्रयास करते हैं, जैसे लॉस्वेल है, फ्राइड है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब ये हो गया कि राजनीतिक शास्त्र है वो विभिन्न विषय, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ये दर्शन शास्त्र हो, या कोई भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो यानी अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, कोई भी लोक प्रशासन हो, कोई भी वो विषय जो मतलब राजनीति को एक नई दिशा देता हो वो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। और व्यवहारवादी उपागम, यानी इसमें जो तकनीक, आधुनिक तकनीक है, ग्राफ है, सांख्यिकी है, गणितीय मॉडल है, उन सब का आधिकारिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान और नवीन और परिष्कृत प्रविधियों के और पद्धतियों का प्रयोग करता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचना और प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभव और क्रियात्मक है, इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और मान के विवरण और कल्पनावादी का कोई स्थान नहीं है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो आधुनिक राजनीति है वो पूरा का पूरा फैक्चुअल है, यानी सिद्धांतों पर बल देने वाला है। अब इसकी विशेषताएं क्या है राजनीति विज्ञान की? अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो पहली है वैज्ञानिकता। ये चीज़ अपन देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ मानकीय दृष्टिकोण था दर्शन के आधार पर। यहाँ पर तथ्यात्मक दृष्टिकोण है, तो वैज्ञानिकता यानी अध्ययन है वो शुद्ध होना चाहिए जिसमें राजनीतिक घटनाओं की तथ्यों की वैज्ञानिक कसौटियों पर व्याख्या की जाए। प्राकृतिक विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञानों की नई नई तकनीकों का राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग करके किसी भी प्रकार से जो घटना घटित हो रही है उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए, यानी फैक्ट होनी। वैज्ञानिकता का मतलब बेसिकली हो गया कार्य कारण संबंध। जैसे अगर आप विज्ञान की बात करो तो विज्ञान में जो है वो है, जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो जल बनेगा तो बनेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका में H2O हो रहा है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है, भारत में मिलाया जा रहा है। उसी प्रकार वैज्ञानिकता पर बल दिया गया, तथ्य ऐसे होने चाहिए जो पूरे संसार के देशों पर लागू हो। दूसरा मूल्य मुक्त अध्ययन, क्योंकि वहाँ पर जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र है उसमें क्या होना चाहिए पर बल दिया था, इन्होंने क्या है पर बल दिया है, यानी जैसे मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया। मानवीय वजह से नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि का कोई स्थान नहीं है। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने क्षेत्र का अध्ययन बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। बाकी
मूल्य को ज़्यादा मतलब आधुनिक नए जो राजनीतिक शास्त्र है उसमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। अंतः अनुशासनात्मक का मतलब है समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जिस विषय से जो जितना मिल सकता है वो सारा ले लीजिए और लेकर के एक अध्ययन का विस्तृत दायरा बनाइए। संकुचित दायरे में मत देखिए, अध्ययन को एक बहुत बड़ा बना दीजिए। राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ से जो अध्ययन का विषय मिल रहा है उसको लेकर के नई एक पूरा का पूरा कंप्लीट विषय का अध्ययन कीजिए जो वैज्ञानिक हो। फिर पूर्णतया नई शब्द राजनीतिक शब्दावली, जैसे राजनीतिक विकास, संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकीकरण, इस प्रकार की संस्कृति का प्रयोग किया जाने लगे और इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ भी होते। एक नई राजनीतिक शब्दावली का विकास हो गया। शोध और सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध, क्योंकि वैज्ञानिक प्रकृति पद्धति के द्वारा जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र थे उन्होंने सामान्यीकरण, व्याख्या और सिद्धांतों के निर्माण में लगे थे। तो अब शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक थे, क्योंकि सिद्धांत की प्रक्रिया भी शोधोन्मुखी थी। कोई भी सिद्धांत बनता है तो उससे पहले पर्याप्त शोध होता है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति में मॉडल्स को यानी प्रतिमानों का विकसित करना था। तो इस प्रकार ये राजनीतिक जो तथ्य है उनका घटनाओं को इसी प्रकार से खोज करते हैं कि उनका विश्लेषण किया जा सके और यथार्थवादी और व्यवहारवादी अध्ययनों पर, व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल, क्योंकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है वो यथार्थवादी और तथ्यों पर ही बल देते हैं। क्योंकि ब्राइस की जो किताब थी उसका जो अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो किताब थी उसका उद्देश्य क्या था कि अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना जैसा वे है। और इसी प्रकार से आगे अपनी जो किताब आई थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, उनमें सबसे अधिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक आवश्यक क्या है, एक ही चीज़ जरूरी है, वो है फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, यानी तथ्य और तथ्य, जो जेम्स ब्राइस ने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के जो विचारक आए थे उन्होंने इस प्रकार की खोज शुरू कर दी कि अब उनको ये लेना देना नहीं है कि संविधान का स्वरूप क्या है। उनका मतलब ये है कि समाज में शक्ति के जो केंद्र है और स्रोत है वो कहाँ पर है, शासक वर्ग है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसा कर रहा है, शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, पूर्व में जिस प्रकार के कानूनी और संस्थागत अध्ययन थे अब उनकी प्रवृत्ति है वो किस तरह से होगी, राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया। राजनीतिक दल, दबाव, गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किया जाने लगा और राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार पर, विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। तो इस प्रकार ये मुख्यतः राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार की, आधुनिक राजनीति विज्ञान की ये विशेषताएं हैं। अब अगर अंतर की बात करेंगे, क्योंकि सवाल इस तरीके का पूछा जा सकता है कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है, तो अंतर आप खुद देख सकते हो, क्योंकि दोनों को तुलनात्मक रूप से जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। परिभाषाओं का अंतर है, विषय संबंधी अंतर है, प्रकृति के समय में भी अंतर है, अध्ययन पद्धतियों में भी अंतर है और विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य है उनमें अंतर आ गया, मूल्यों में अंतर आ गया। तो विभिन्न प्रकार के जो अंतर है वो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। अब अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा या जिस पर अपन बात करेंगे उसके बारे में अपन जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है, तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जो मामला है उसके बारे में अपन अगले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। अधिक से अधिक ये वीडियो अपने साथियों तक पहुँचाइए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें और अपने महाविद्यालय का ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।